जब मैं किसी पद पर नहीं था उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। एक सेकंड, मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। क्योंकि उनको एक सिस्टम बिल्डअप करना था कि कैसे कितना पैसा, उनके पास सारा कैलकुलेशन था कि कितना हजारों करोड़ आने वाला है, कहां कहां क्या क्या उपयोग करना है। ये सारे लोग पहले दिन से लूट मचा रहे थे अमन जी, आज आप जागे हैं। ये आपकी गलती है, आपके जैसे मीडिया मैंस की गलती है। पहले दिन से वो आदमी लूट रहा है देश को। आज आप राम का नाम पा गए हैं तो चले आए हैं कैमरा लेके सबको लेने। मैं पूछना चाहता हूं, ये मीडिया उस समय कहां था जब ये हर बात की चोरी कर रहे थे? 65,000 करोड़ का उधार आज 2,70,000 करोड़ पे पहुंच गया। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया गया है जिसका ब्याज तक नहीं दे रहे हैं। कल भारत की दूसरी सरकार आएगी और देश खोखला होने लगेगा तो कहा जाएगा ये चला नहीं पाए। सारा देश इन्होंने लूट लिया। अब आप केवल राम मंदिर चंदे की बात कर रहे हैं। सबसे बात एकदम वाजिब कह रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं ना, कहते बड़े राम जी के भक्त हैं मोदी जी। राम जी के भक्त वो कभी नहीं थे, आपने उनकी इमेज बनाई। संघ का आदमी को सनातन व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता। जिसको आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, 25 साल की उम्र तक ये आदमी बीएससी करके नौकरी के लिए तरस रहा था, उसके बाद आज कितना बड़ा योगी हो गया। अरे योगी प्रेमानंद जी महाराज हैं, 8 साल की उम्र से वो निकले और आज भी तपस्या में रत हैं। योगी उनको कहते हैं। यहाँ मांस भी है, मछली भी है, भात भी है, सब खा रहे हैं। कोलकाता के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अब मिड डे मील में अंडे नहीं मिलेंगे। सरकारी संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन मिड डे मील में अंडे देने की वकालत करती है। उनका कहना है कि अंडा सस्ता होने के साथ साथ हाई क्वालिटी प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्वों का सबसे अच्छा जरिया है, इसलिए बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी। इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों की कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं, हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं हुई। In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है। हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए, मान और सम्मान नहीं कर पाए, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाए कि उन्होंने अपने देश के सुरक्षा के लिए, हित के लिए अपनी जान दे दी। और आपने उनकी शहादत को भी, शहादत को भी सवरना, ये झुमके पहनना हर एक लड़की का सपना होता है। पर अब आप ये चीखे सुनिए। मेरे मम्मी पापा ने सपने देखे थे कि मैं कुछ बड़ा करूंगी या अफसर बनूंगी, लेकिन नहीं हो पाया। ये कराना सुनिए। मुझे बचपन से एक ही बात बताई गई है, मैं लड़की हूँ, एक चेहरे पे दाग नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे जैसी थी मुझे वैसे ही हो। समझ आया? ये वही लड़की है रेशु गुप्ता, जिसके ऊपर गर्म खौलता पानी एक पुलिस वाले ने फेंक दिया था। आप लोग को लग रहा होगा कार्रवाई हो गई, कुछ बड़ा अंजाम हुआ होगा, पुलिस वाला गिरफ्तार हो गया होगा और बड़ा कुछ अपराध जो ये किया है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं जेल में चक्की पीस रहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो पुलिस वाला 15 दिन के लिए सिर्फ लाइन हाजिर हुआ है, कुछ नहीं हुआ है उस केस में। सीएम साहब के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना जरूरी होता है, लेकिन सुनिए साहब, प्रोटोकॉल्स फॉलो करना जरूरी होता है, लेकिन आम जनता के साथ इस तरीके का बर्ताव करना ये जरूरी नहीं होता है। ये वही रेशु गुप्ता है, कोरोना में उनके पिताजी नहीं रहे। 3 महीने पहले उन्होंने कार्ड लगाना शुरू किया और सोचिए किस तरीके की हालत हुई है। जब वो माँ बनेगी तो अपने बच्चे को किस तरीके से पालन पोषण करेगी। सोचिए वो लड़की अभी मैरिड भी नहीं है। सीएम साहब का काफिला निकलता है और काफिला निकलने के बाद ये सारी हरकत हो जाती है। आपने सोचा होगा पुलिस वाले के साथ तो बहुत बड़ा कुछ हो गया होगा, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन वो प्रशासन आज भी नींद में है, जागा नहीं है और शायद लगता है जागना चाहता भी नहीं। तड़पती रही, मरती रही, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई नहीं था। वो 100 लोगों की आंखें सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना रही थी और कोई मदद करने के लिए वहां नहीं पहुंचा। वो पुलिस की गाड़ी
जो लोग उम्मीद रखते हैं कि वो हमको बचाएगी, हमारे लिए कुछ करेगी, वो पुलिस की गाड़ी भी 4 गालियां देकर निकल जाती है। आप सोचिए इस तरीके की हरकत होती है, वारदात होती है। अब कैसे देख रहे हैं आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया भाई, फिर से पेपर लीक हो गया रे, फिर से पेपर लीक हो गया। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हुआ है, टीटी का पेपर लीक हुआ है। महाराष्ट्र में पेपर लीक के बाद अब इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेवजह दिए सजा, क्यों ख्वाब देखे वो ले गया, जिए जो हम लगे सितम, अज़ाब ऐसे वो दे गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये पत्रकार भाई मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना ठीक से, अगर नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। बिहार में विकास यहाँ तक आते आते फट गया है। जी हाँ, अब इसकी स्टिचिंग हो रही है, यानी कि सिलाई हो रही है, और इसके बाद ही ये यहाँ से प्रस्थान करेगा। हद है, बिहार में एक भी कंस्ट्रक्शन का काम बिना करप्शन और घपलेबाजी के नहीं हो पाता है। हम अभी पटना बक्सर नेशनल हाईवे पर खड़े हैं। 3390 करोड़ की लागत से ये सड़क बनी है और इसकी हालत देखिए, बीचों बीच ये सड़क फट गई है, जिसे अब स्ट्रीच किया जा रहा है, स्टेपलिंग किया जा रहा है। जिसे आसान भाषा में हम ये कहें कि जब कॉपी किताब फट जाती है तो हम उसे स्टेपलर से उसमें पिन लगा देते हैं। अगस्त 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क का शिलान्यास किया था तो ये कहा जा रहा था कि इससे विकास की गति को रफ्तार मिलेगा, पटना आरा बक्सर आवागमन और बेहतर बनेगा, व्यापार बढ़ेगा। मगर 10 साल से भी ज्यादा वक्त लगा इस सड़क को बनाने में। 10 साल से ज्यादा का वक्त लगने के बाद भी जब ये सड़क शुरू हुई तो शुरू होते ही सड़क में बीच बीच में दरार पड़ गए हैं। ऐसा नहीं है कि सड़क की जर्जर हालत सिर्फ एक ही 2 जगहों पर है। आप हमारे पीछे देखिए, आपको यहाँ पर भी निशान दिख रहा होगा कि किस तरीके से इस सड़क को स्ट्रिच किया गया, स्टेपल किया गया। ऐसे में जब नितिन गडकरी जी ये कहते हैं कि हम भारत में वर्ल्ड क्लास की सड़कें बना रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि पटना से जो बक्सर की नेशनल हाईवे सड़क है, यानी कि NH 922, वो वर्ल्ड क्लास की सड़कों की लिस्ट में है या नहीं। मैं वचन देता हूं कि बिहार के राष्ट्रीय महामार्ग को मैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनाकर आपको क्रेडिट का मौका नहीं छोड़ा इस सरकार ने। ये कक्षा 8वीं की एक बच्चे की किताब है, आज मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने देखो इसमें क्या पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ। मुगल सरदार सादत खान ने एक विशाल सेना के साथ 3 वर्षों तक शिवाजी के क्षेत्रों पर आक्रमण किया। अंततः केवल कुछ सैनिकों के साथ शिवाजी ने रात्रि में सादत खां के शिविर पर हमला किया। सादत खां इस हमले से बाल बाल बच गया, किंतु अपनी कुछ उंगलियां गवा बैठा और वह तुरंत महाराष्ट्र छोड़कर चला गया। यह साहसिक आक्रमण आधुनिक सर्जिकल स्ट्राइक के समान है। भाई मान गए सरकार को, कम से कम बच्चों की किताबों को तो छोड़ दो। अब अंधभक्त फिर नाराज हो जाएंगे। पात्रता परीक्षा यानी टीईटी का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। टीईटी परीक्षा कल आयोजित होनी है, लेकिन परीक्षा से 24 घंटे पहले थाने में पेपर बरामद किया गया है। पुलिस को मामले की जानकारी मिली है, जिसके बाद पेपर को जब्त कर लिया गया है। तो लगातार देखिए, पेपर लीक का जो मसला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद दोबारा से नीट का पेपर करवाया, उसके बाद अब जो है टीईटी की परीक्षा लीक होने के बाद सामने आ रही है। फिलहाल जिस तरीके से थाने में टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जो शिक्षक पात्रता जो पेपर होती है वो भी थाने से फूट गया, ऐसी जानकारी जो है सामने आ रही है। कल जो होने वाला जो टीईटी का पेपर है वो रद्द की जाएगी, ऐसी जानकारी जो है वो शिक्षक विभाग द्वारा जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तमाम जिस तरीके से महाराष्ट्र इसका केंद्र बिंदु बनता हुआ अब नजर आ रहा है, क्योंकि नीट का पेपर जिस तरीके से महाराष्ट्र से ही फूटा था, इसके अलावा अब जिस तरीके से टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पेपर है वो भी महाराष्ट्र के ठाणे यानी जो राज्य के उप मुख्यमंत्री का गढ़ है वहीं से फूटा, और इसमें टीईटी का पेपर लीक हुआ है। वो पेपर भी जो है वो पुलिस ने अब तक बरामद किया है। क्या डिस्टोपियन चीज है भाई ये, एक एक पत्ती पे इतनी धूल कैसे हो सकती है। एक गंदी सी बसानी सी बदबू सी आ रही है यहाँ पे, जो बस मैं सूंघ सकता हूँ, वो तुम्हें दिखा नहीं सकता। मतलब बतेरी फैक्ट्रीज हैं ऐसी जो बर्नीहाट में पोल्यूशन कर रही हैं। मतलब पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। वो देख रहे हो तुम, वो कैसे तुम्हारे चिमनी से सीधा धुआं जो है आसमान की तरफ निकल रहा है। एक यहाँ से निकल रहा है, एक सामने वाली फैक्ट्री छोड़ रही है, एक सामने वाली फैक्ट्री छोड़ रही है, और उसका एक
आउटकम ये है कि मेघालय का एक खूबसूरत सा छोटा सा बर्नीहाट नाम का गांव, जिसमें 1 लाख लोग भी नहीं रहते हैं, वो इस टाइम पे देश का सबसे पोल्यूटेड, सबसे ज़्यादा प्रदूषित जगह बन चुकी है। स्मार्ट सिटी आगरा में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अपना बर्थडे मनाने के लिए गंदे नाले में उतर गए। बीच नाले में उतरकर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ केक को काटा और केक को खाया भी। असल में पार्षद बारिश से पहले आगरा के नगर निगम के अधिकारियों से नाले की सफाई की सिफारिश कर रहे थे। उनका कहना है कि मॉनसून से पहले नाले की सफाई के लिए 12 शिकायतें करी, लेकिन अधिकारियों ने एक ना सुनी। और अब पार्षद की पीड़ा कौन समझे? उन्हें तो रहना लोगों के बीच में ही पड़ता है। हर सुबह लोग टूटी सड़कें, बहते पानी और बजबजाते नाले की शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं। इसका जवाब पार्षद को ही देना पड़ता है। लेकिन स्मार्ट सिटी बन चुके अधिकारियों के पास अब इन छोटी छोटी समस्याओं के समाधान का वक्त कहां है। हालांकि जब सत्ता पक्ष के पार्षद का ये हाल है तो आम लोगों का क्या हाल होगा, आप खुद सोच लीजिए। ये स्थिति है कि डॉक्टर साहब जो फोन भी नहीं उठाते हमारा। अब बताइए हम क्षेत्रीय जनता की समस्या कहाँ लेकर जाएं। 21 तारीख को सदन लगा था, मैंने महापौर कई बार लेटर के माध्यम से अवगत कराया। उन्होंने तत्काल उस लेटर के ऊपर संज्ञान लेते हुए कहा कि नाले की तत्काल सफाई कराई जाए, लेकिन वो लेटर भी उनका उसी पेंटिंग में चला गया। बताइए, एक महापौर की नहीं सुनी जाएगी, एक पार्षद की नहीं सुनी जाएगी, और तो छोड़ो अपने अधिकारी की नहीं सुनने हैं। इस टाइम पे देश का सबसे पोल्यूटेड, सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह बन चुकी है। यहाँ बन रहा है एथेनॉल, वही एथेनॉल जो 20% पेट्रोल में मिला करके ये कहते हैं कि भैया हम तो पोल्यूशन कम कर रहे हैं, हम तो इको फ्रेंडली बन रहे हैं। उस एथेनॉल को ऐसे बन रहा है वो एथेनॉल। कौन कह रहा था हो कि मोदी जी की फैमिली नहीं है? ये लो बड़के लड़की से मिलो। मोदी पापा जिंदाबाद, योगी चाचा। अरे उसको छोड़ो, ये लो छोटके लड़के से मिलो, टीका को लगा के बढ़िया रखा है। मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, बाप। लड़कों को देख लिए ना, तो ये लो इकलौती लड़की से मिलो। हाँ, मोदी का हम परिवार है, हम लोग मोदी के परिवार है। मोदी जी हमारे पापा है। हाँ, मोदी जी हमारे पापा। गर्व से बोल रहे हैं, मोदी जी हमारे पापा है। चलो अब इन सब से मिल लिए तो इनकी अम्मा से भी मिल लो, मोदी जी की पत्नी से। मोदी चाहिए, मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप। काश दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे। हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। इसको जला दूं क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है कि पासपोर्ट इज ए ट्रैवल डॉक्यूमेंट, नॉट द प्रूफ ऑफ द सिटीजनशिप। अरे मैं कभी गया ही नहीं देश के बाहर भाई, करूँ क्या इसका? हमारे देश में कोई सिटीजनशिप प्रूफ है या नहीं? ये है मेरे पास, अभी इस पे इंडिया लिखा हुआ, गणराज्य ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ। मैं हूँ कौन? मैं सिटीजन नहीं हूँ इंडिया का? क्या कीनिया का हूँ मैं? कहाँ हूँ? क्या चिली अर्जेंटीना का लपाटा तो नहीं हूँ मैं? हर बात पे हर डॉक्यूमेंट, भारत इंडिया का सिटीजनशिप का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आधार नहीं, आधार इज नॉट ए सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट, इट इज फॉर द आइडेंटिटी। वोटर आईडी कार्ड नहीं, वो भी नहीं है। पैन वो भी नहीं है। अबे पासपोर्ट तो था ही, यही तो था, ये तो मैं पढ़ा देता था क्वालिटी क्लास में कि पासपोर्ट होता है सिटीजनशिप का, ये भी नहीं है। तो क्या है? कौन है सिटीजन इंडिया का? है भी या नहीं? हम ये 150 करोड़ लोग कहाँ रह रहे हैं? इनका क्या है? कौन सा डॉक्यूमेंट पे चलता है ये? ऐसा वर्ल्ड में कौन इंसान है जो कि गणराज्य और भारत का ये डॉक्यूमेंट लेके घूम रहा है, लेकिन है जापानी या फिर है फ्रांसीसी? तो क्या ये जे के हवाई जहाज लेके अपन कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, हवाई जहाज में बैठे हुए, कौन है ऐसा आदमी जो है, जो कि इंडियन नहीं है लेकिन ये लेके डोल रहा है अपने साथ साथ? तो हमारी गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि इंडिया के सिटीजन होते कौन है। अरे आधार भी इंडियन सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं, वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है। तो ये मेरे को क्यों बनवाए थे? तो चक्कर कटवाते हो ऑफिस के लिए? हटवाओ इनको, फाड़ के फेंक दूंगा इनको। मैं सीधे डॉक्यूमेंट चाहिए जो भारत का नागरिक तक है। दूसरा, हर एक आदमी बताता क्यों रहता है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है? अरे सीधा ये बताओ ना कि कौन सा सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट इज नॉट ए सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट। तुमसे पूछा किसी ने? तुमसे ये पूछ, मैं सवाल ये है कि कौन सा है? जस्ट टेल अस डायरेक्टली इन क्लियर वर्ड्स, कैटेगोरिकली, कि इंडियन सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट कौन सा होता है। कोई स्टैम्प टैम्प लगवा रही है, माथे पे लगवानी है, कहाँ मिल रही है भाई? हमें बता दो। अब मेरे को अपनी सिटीजनशिप पे डाउट हो गया है। क्या मैं अर्जेंटीनियन, क्या मैं ब्राजीलियन हूँ? क्या मैं कीनिया में तो नहीं पैदा हुआ था? कौन सा डॉक्यूमेंट लेके घूम भाई? तुम तो मानने को तैयार नहीं हो। ये फाइनली मैंने होप रखी थी किसी दिन मेरे को पकड़े के कहाँ का नागरिक है, मैं ये भाई मेरा इंडिया का है। अब ये भी नहीं रहा। एज मच एज आई एम फ्रस्ट्रेटेड, सरप्राइजिंगली ये टाइम्स ऑफ इंडिया की 2013 की रिपोर्ट है, 2013 की। उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा था कि पासपोर्ट अलोन नो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। भाई मैं तो कंफ्यूज हो गया, क्या चाहिए? और ये हाई कोर्ट कहती है बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, आधार भी नहीं है कि आप भारत के नागरिक हो। तुम लोगों को पता नहीं। और पासपोर्ट के खुद के प्रूफ कहते हैं
कि इश्यू ऑफ पासपोर्ट्स एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट टू पर्सन हु आर नॉट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये क्या कर रहे हो पीछे से हमारे? कौन लोग हैं जो कि इंडिया का पासपोर्ट बना के हवाई जहाज की टिकट खरीद के अमेरिका चले जा रहे हैं? कौन है? किसको दे रहे हो पासपोर्ट हम लोगों के अलावा? रादर देन टेलिंग अस कि ये डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप, पहले आपने मान लिया कोई डॉक्यूमेंट इंडिया में है ही नहीं जो सिटीजनशिप है। वी वांट टू नो कि कौन से डॉक्यूमेंट है नागरिकता का। ये एक एक करके हटाओ मत, हमें बताओ विच वन इज। 10वीं क्लास की मार्क नहीं, वो भी नहीं होगी। कुछ है ही नहीं डॉक्यूमेंट लोगों के पास। इंडिया में नागरिक है ही नहीं, बन जा रहे हैं हम सारे के सारे, ऐसे चले जाएंगे, आए हैं जिंदगी से बिना नागरिक कहलाए कभी भी। सीधा सरकार से सवाल है कि 1.5 घंटे में इतनी पॉश एरिया में 1.5 घंटे में दमकल की गाड़ी पहुंच रही है। लड़के कैसे छलांग लगा रहे हैं, कैसे रस्सी के माध्यम से उतर रहे हैं बच्चे। मतलब उस जगह का आप मंजर देखिए, क्या भव्य मंजर है कि बच्चे जो है अपने घर वालों को फोन करके बता रहे हैं कि पापा मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। उनके माँ बाप आलमबाग से वहां पहुंच जा रहे हैं और दमकल की गाड़ी वहां नहीं पहुंच पा रही। 1.5 किलोमीटर पे दमकल, ये किसका फेलियर है? सरकार का फेलियर है। सवाल जो है वो सरकार से होगा और जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। क्लास में तो देखो बहुत छेड़खानी हुई है। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे मैडम, उनको तो 14 सीटें आई थी, 1 सीट थी चाचा नेहरू के पास, लेकिन उसको बना दिया था ना प्रधानमंत्री, क्यों बना? लेकिन दीदी 1945 में ही सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ। देन उसके बाद 1950 में बेचारे सरदार वल्लभ भाई जी पटेल भी चले गए इस दुनिया से। उसके बाद 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि उसके पहले तक तो वो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भी कांग्रेस के। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो कि सुधांशु त्रिवेदी जी की है, वहां से आधा अधूरा ज्ञान लेके आती हो और फिर यहाँ पे पॉडकास्ट पे अपना मुंह खोलती हो ऐसे करके। दीदी प्लीज मत किया करो देश को गुमराह करने का काम। बिहार वालों, आपके साथ फिर से धोखा हो गया है। करोड़ों रुपए जो आप पर खर्च होने वाले थे उसे दुबई में, यूरोप में अय्याशी पर उड़ा दिए गए। उससे गर्लफ्रेंड्स के लिए गिफ्ट लिए जा रहे थे। 9 से ज्यादा टॉप सीनियर आईएएस अफसरों ने बिहार के पैसों से दुबई और यूरोपियन देशों में अय्याशी की है। और ये वो आईएएस अफसर हैं जो पिछले 20 सालों से बिहार सरकार में बड़ी जिम्मेदारी पर हैं। ये जहां जिस विभाग में तैनात हुए वहां से ब्लैक मनी के लिए पैरेलल सिस्टम तैयार किया। अफसरों के सिस्टम को एजेंट्स हैंडल करते थे और एजेंसी तय करते थे कि बिहार में किस विभाग में कौन सा काम कौन करेगा। ब्लैक मनी के लिए अफसरों ने एजेंट्स के हाथ में ऑफिस का पूरा सिस्टम दे दिया था। इतना ही नहीं, एजेंट्स पर अफसरों की गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट की भी जिम्मेदारी थी। फ्लैट से लेकर गाड़ियां भी एजेंट्स गिफ्ट किया करते थे और पूरे गेम को चलाने वाला था रिशु श्री। इसने बिहार के दर्जनों सीनियर आईएएस अफसरों की ब्लैक मनी विदेशों में एडजस्ट करवाए। रिशु अपनी कंपनी और करीबी लोगों के पक्ष में टेंडर मैनेज करने के लिए पूरा प्लान तैयार करता था। और जब बिहार सरकार के विभाग टेंडर जारी करते थे तो रिशु के जरिए जो भी कंपनी आती थी उन्हें ठेका मिल जाता था। और ठेका मैनेज कराने के नाम पर रिशु को ठेके के टोटल अमाउंट का 8 से 10% कमीशन मिलता था। फिर इस कमीशन का एक बड़ा हिस्सा सीनियर अफसरों को जाता था। और अब ईडी की छापेमारी के बाद ये सारे खुलासे हो रहे हैं। करोड़ों की गाड़ियां हैं इनके पास। बिहार को कर्ज में डालकर विकास के पैसों को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करके दुबई और यूरोप में इवेंट किया जा रहा है। ये आपके साथ, आपके बच्चों के साथ धोखा है। उस व्यक्ति के साथ धोखा है जिसकी थाली में 2 वक्त की रोटी नहीं है। अब ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए और बताइए कि बिहार का विकास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इस तरह के ना जाने कितने भ्रष्ट अधिकारी हैं जो सिस्टम में बैठे हैं और मलाई खा रहे हैं। हम किसी के पैसे में नहीं पड़ रहे, हम इस देश के कार्यदाता हैं, लेकिन सिस्टम के सताए हुए हैं। भरपेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। आप 500 रुपए की मजदूरी में हमसे जीएसटी लेते हो। 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में ना पढ़े लिखों का ही जीवन सवरा है। इस पे इतराइए मत। अभी भी ग्रामीण भारत में जीवन नरक है, शहरी स्लम में जीवन नरक है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं दिल्ली के एक स्लम एरिया में रहता हूँ और रेडियो लगाता हूँ। घर पे बता के आए हो? पापा को बोला था तो पापा मुस्कुरा के बोलने लगे, मैं कीमत जा रहे थे, फिर भी वो सो रहे थे तो मैं बिन बताए आ गया। सर सोचिए ना, 500 रुपए की जीविका में अभी हार्ट अटैक पड़ जाएगा, कौन दे रहा है सर हमें कर्जा? बेहतर सुविधा मुद्दा है। 500 रुपए की जीविका में आप हमको कहेंगे कि शिक्षा भी हासिल करिए और आप साफ सुथरे कपड़े पहनिए, सफाई में रहिए, तो मुमकिन नहीं है सर। तो 8 घंटे की बात ही खत्म हो गई। 10-10, 11-11 घंटे काम ले रहे हैं। 14,000, 13,000 कैसे रोक सकते हो? हम यहाँ पे बना रहे हैं, सच से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप रोड किसकी है? ये अलाउ नहीं है भाई। कौन अलाउ नहीं है? कौन अलाउ कर रहा है? कौन है जिसके अलाउंस पे मैं बैठा हूँ? आपका घर का सामने अगर कोई ऐसे करके आप करने दीजिएगा। ये घर थोड़ी है, ये तो पोल्यूट कर रहा है पूरे देश को। तो बात है, एक ही बात है, घर है। ये मेरे घर से धुआं निकलता है जिससे यहाँ पे लोगों को कैंसर होता है।
खाना बनाता धुआं नहीं निकलता है। अच्छा, खाना बनाना और ये धुआं निकलना सेम है? आपको आईडी दिखाई? लाओ भाई जरा बैग देना मेरा। आईडी दिखा दिया तो चुप बैठ जाओगे आप? अमेरिका ईरान में इतना मारपीट हो रहा है और आप लोग मजाक बना के रखते हैं। क्या बोल रहे हो? अरे फिर से अमेरिका ईरान है? अमेरिका ईरान में जो मारपीट हो रहा है, यहाँ से बर्नी हाट के लोगों को कैंसर हो रहा है यहाँ पे, बताओ तो जरा। ये मेरी आईडी बाय द वे। दुनिया को ये बताते घूम रहे हैं कि एथेनॉल से हम पोल्यूशन कम करेंगे, 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाएंगे तो उससे हम एनवायरनमेंट क्लीन करेंगे। ऐसे कर रहे हो एनवायरनमेंट क्लीन? एक गंदी सी बसानी सी बदबू सी आ रही है यहाँ पे, जो बस मैं सूंघ सकता हूँ, वो तुम्हें दिखा नहीं सकता। मतलब इट्स जस्ट समथिंग आई कैन फील, यू हैव टू टेक माय वर्ड फॉर इट। और मजे की बात पता क्या है, यहाँ पे इस फैक्ट्री में क्या बन रहा है? ये फैक्ट्री जो इस गाँव को इतना पोल्यूट कर रही है कि ये देश का सबसे पोल्यूटेड जगह है, पोल्यूशन को पीक कर रही है। यहाँ बन रहा है एथेनॉल, वही एथेनॉल जो 20% पेट्रोल में मिला करके ये कहते हैं कि भैया हम तो पोल्यूशन कम कर रहे हैं, हम तो इको फ्रेंडली बन रहे हैं। उस एथेनॉल को ऐसे बन रहा है वो एथेनॉल। सटायर है यार ये देश अपने आप में पूरा। मतलब ऐसे आप बना रहे हो ग्रीन एनर्जी की तरफ, ऐसे ट्रांजिशन कर रहे हो। हाँ, वैसे ही कुछ सिक्योरिटी है हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम की। नीट एग्जाम पेपर लीक हुआ तो री नीट का एक पोर्टल बनाया, तो दुबई का एक हैकर है, उसने उसमें सिक्योरिटी ब्रीचेस निकाल दिए कि क्या तुमने बनाया हुआ है, इसको मैं आज चाहूं तो आज हैक कर लो, जाके सुधार लो यार इसको। हैकर ने बताया कि इतना खराब बैकएंड है कि सुपर एडमिन तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, उसमें ऑब्जर्वर, कोऑर्डिनेटर, एग्जाम सेंटर जितने भी हैं सैकड़ों, उन सबका डेटा निकाला जा सकता है। इन सब की डिटेल्स, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ एक्सेस हो सकता है, सारा डेटा लीक किया जा सकता है। आशीष बसेरा भाई बोल रहे हैं, तो भाई अब क्या करें, पढ़ाई करें कि नहीं करें? कि कर लिए तो कोई देखो फायदा तो नहीं लग रहा है। पढ़ाई करोगे, एग्जाम दोगे, वो लीक हो जाएगा, नौकरी लगेगी नहीं, तो तुम कहीं टीचर बन जाओगे, तो टीचर बन जाओगे तो न्यूज चैनल वाले आके तुम्हें पाकिस्तानी बोल देंगे। तो अगर अपने देश से प्रेम है तो नहीं। एनटीए तो मंदिर का घंटा बन गया है, कोई भी आके बजा के चला जाता है। भाई मंदिर के घंटे के पास भी कभी कभी बेटर सिक्योरिटी होती है, एक हाइट पर लटका होता है, हर कोई नहीं बजा पाता। घंटे का एनटीए। दोस्तों ये एक वार्निंग का वीडियो है, मैं चाहता हूँ इस दल्ले शुद्ध को टैग जरूर करना। तेरे जो इकोनॉमिक्स है तेरे डाल दूंगा। ठीक है, तू हर किसी को कमजोर समझ रहा है क्या? लोड़े खुला में मार देंगे। ठीक है, आप लोगों से डिसएग्री करो, ऑनलाइन आके गाली दे दो, पर आप किसी को ऑनलाइन आके जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते। ये कानून के खिलाफ है। उसने मेरे को मारने की धमकी दी, वो बंदा अपनी वीडियो में बोल रहा है तू आ जा इस थाने में, यहाँ आ जा, वहां जा। तो मैंने कहा चलो ऑनलाइन का प्रयोग करते हैं, आजकल ब्लिंकिट ज़ेप्टो का जमाना है। तो मैंने एक ऐप इंस्टॉल करा यूपी कॉप का और मैंने रजिस्टर कर दी EFIR। तो केशव बेदी ने यहाँ पे यूपी पुलिस को टैग किया कि इन धाराओं के अंदर मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आप इसको क्यों नहीं रोक रहे कि आपके संरक्षण में हो रही है। उसकी ऑनलाइन FIR रिजेक्ट कर दी कि नहीं भैया थाने में आके आप FIR करो। फिर क्या फायदा EFIR का भैया? तो मैं थक हार के चला ही गया नजदीकी थाने में। अभी FIR दर्ज हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई है अभी तक। और इतना सबूत होने के बाद भी अगर आप अपनी बेसिक ड्यूटी नहीं कर रहे तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप उनसे मिले हुए हो या आप उनसे डरे हुए हो। सेकेंड राउंड शुरू करें, आपको बदलना है बदलिए, जितने लोगों को गमछा बदलना है आप लोग बदल सकते हैं। बधाइए भाई, जिसको जिसको टीम बदलना है बदलिए। भाई ये तो पूरा खेल हो गया मिस्टर भंडारी, ये तो बिल्कुल बदल गया है मामला। कंचना ओम कश्यप, अर्चना ओम क्या है, अंजना ओम कश्यप जी की लाइव के ऊपर ये कांड हो गया। उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप बनाए दो, एक तरफ बीजेपी के लोग बिठा दिए, एक तरफ कांग्रेस के लोग बिठा दिए, और उन्होंने बोला कि कितनों ने गमछा बदल के दूसरी टीम में जाना है, आप बदल सकते हो, ये टाइम है। तो जितने यूथ, जितना भी 80% ऑफ द यूथ जितना भी बीजेपी की साइड बैठा था, सारा उठ के कांग्रेस की तरफ चला गया। एंड गाइज तुम मानोगे नहीं, लिटरली इनके रोंगटे खड़े हो गए। वो अभी बोले हैं कि पैसा लिए हैं, 100 रुपया लिए है। ये देखिए भाग गया किस तरीके से, देखिए देखिए किस तरीके से भागा है, ये देखिए भाग गया, पकड़िए देखिए किस तरीके से भागा है, देखिए अभी तुरंत भागा है, मक्के के भाग देखिए चोर है, मक्के के भाग गया है, चोर भाग गया है, अभी पैसा वसूली कर रहा था। वो वफादार है, हाँ खुद ही प्यार है, साए में उसके सुकून कितना, दुनिया का नूर है ना तुमसे दूर है, पाकीज़गी में वो है बसता, रूए खुदा का है आसरा। कुछ लोगों के नाम बोलूंगा। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी आउटस्टैंडिंग,
दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता राहुल गांधी, नाम नहीं सुना। एस जयशंकर, आउटस्टैंडिंग, द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, भारत के इतिहास में सबसे अच्छा विदेश मंत्री। अरविंद केजरीवाल, नाम नहीं सुना। योगी आदित्यनाथ, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, कमाल। यूएस इकोनॉमी डगमगा रही है, अभी भारत के सामने कमजोर है, डर रही है। आयुष कुमार सिंह, नाम नहीं सुना। अरे नाम कैसे नहीं सुना, मैं तो होस्ट हूँ। अच्छा, आप शायद बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते होंगे इसलिए आपका नाम नहीं करता। ठीक है। राजेश वोरा, नाम नहीं सुना। अरे ये कैसे नाम नहीं सुना, आपके पिताजी हैं तो। मेरे पिताजी सिर्फ मोदी हैं। अरे मोदी जी आपके पिताजी कैसे हो गए, यहाँ पे तो राजेश वोरा लिखा हुआ है। अरे देखिए, आप बर्थ सर्टिफिकेट मत देखिए, पैदा तो मैं 1990 में हो गया था, लेकिन मुझे मेरा बाप 2014 में मिला है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स गिनवाना चाहूंगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है देश में बीजेपी के होते हुए। सुन तो लीजिए एक बार, सबका जवाब मुंह पे है। अनएम्प्लॉयमेंट, राम मंदिर, पॉल्यूशन, अखंड भारत, लड़कियों के बहुत ज्यादा रेप हो रहे हैं, ज्यादा दिक्कत है पाकिस्तान चले जाओ देश। अरे पैसे की वैल्यू गिर गई है। The deliberate targeted killing of Palestinian children, including since the October 2025 ceasefire, the use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children, as well as targeting of critical infrastructure essential to children such as orphanages, healthcare, and educational facilities. There has been a widespread and systematic killing and harming of children between 7th October 2023 and 7th October 2025. We have witnessed more than 20,000 children who've been killed and more than 44,000 children who've been injured. Children constitute 30% of all those killed in OPT, and the killing and injuring of children has been a continuing activity. आखिरकार अयोध्या चंदा चोरी मामले में एफआईआर हुई। जो चंपत राय ने कहा था कुछ नहीं हुआ है, कोई अनियमितता नहीं, गड़बड़ी नहीं है, तो इतने मीडिया और सोशल मीडिया पर हुज्जत, बेइज्जती और सवालों के बाद मुकदमा लिखा गया है और 8 लोगों के खिलाफ ये नामजद मुकदमा लिखा गया है। इसमें टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा शामिल हैं। जो धाराएं लगाई गई हैं वो 306 यानी चोरी, 316(5) यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 317(4) यानी बाइंग, सेलिंग, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, ये सब धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि टिन्नू, अनुकल्प, लवकुश पर एफआईआर नीचे वालों पर, लेकिन चंपत राय पर या गोपाल राव पर किसी भी तरीके का कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। यानी छोटे वालों को निपटा दिया गया, बड़े वाले बच गए। और जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, गाना बजा करके सत्ता में आई बीजेपी। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं। ट्रस्ट में डीएम भी शामिल होते हैं, ट्रस्ट में होम सेक्रेटरी जो संजय प्रसाद है वो भी शामिल होते हैं, जिनको रिपोर्ट दी गई, लेकिन किसी की कोई जवाबदेही नहीं। फिलहाल कम से कम एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन नीचे वाले निपटा दिए गए हैं। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि चंपत राय के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं है, उनका नाम क्यों नहीं। मुंबई के मेयर बारिश की तैयारी का जायजा लेने पहुंची, लेकिन तभी एक बीएमसी कर्मचारी मेन होल में गिर गया और एक झटके में सिर्फ लापरवाही नहीं, पूरे सिस्टम की पोल खुल गई। दोस्तों, मुंबई की महापौर रितु तावड़े जल भराव का निरीक्षण करने पहुंची हुई थी और उनके सामने ही बीएमसी का कर्मचारी एक टूटे मेन होल में जाकर गिर गया। बड़ी बात यह है कि वीडियो में जो मेयर हैं वो कह रही हैं कि इस बार की बारिश के लिए मुंबई पूरी तरीके से तैयार है और उनकी तरफ से सारी तैयारी कर ली गई है। लेकिन ठीक उसी वक्त उनके पीछे ही बीएमसी का ही एक कर्मचारी खुले नाले में गिर गया। वहां पर इतना पानी जमा हुआ था कि नाला दिखाई तक नहीं दे रहा था। गनीमत ये रही कि शख्स को कोई चोट नहीं लगी और उसे वहां खड़े लोगों ने तुरंत नाले से निकाल लिया। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। 8 साल में जितना रोड का काम हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 65-66 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 8 साल में हमने किया। और आप ये भी जान जाएं, राम नाम पे ठगने वाले और राम से बैर करने वाले रावण की वही हाल हुई थी। इकलक पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। ये जाएंगे फिर वापस नहीं आएंगे। मैं आज आप सबको यूपी में आमंत्रित करता हूँ, आप यूपी में आइए। चलिए शुरू करते हैं। यूपी के अंदर एक बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है।
वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड की बेहतरीन कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर की कनेक्टिविटी है। म्यूजिक आपको क्या लगता है मोदी जी गांधी जी के बराबर हैं कि नहीं है? मगर क्यों? मोदी गांधी जी को तो नहीं जानती, लेकिन मोदी जी जो भी करते हैं बहुत ही अच्छा करते हैं। क्या बोला तूने? लेकिन अभी तुलना की जा रही है, पढ़ा तो होगा, पढ़ाई लिखाई की होगी, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है गांधी मोदी के बराबर है, या मोदी गांधी के ऊपर है, या गांधी मोदी से नीचे? मोदी जी गांधी जी से ऊपर ही हैं। मोदी जी की सोच अच्छी है। सच क्यों ऊपर है? क्योंकि वो नए तरीके से सोचते हैं, नई चीजें सोचते हैं, आगे जमाने को आगे ले जा रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो सबसे बड़ा काम मोदी जी का आपको क्या लगता है जिसकी वजह से आज मोदी जी गांधी जी के ऊपर हो गए हैं? ये इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं। सबको मतलब वो अपने पैरों पे खड़ा करे, चाहे वो फीमेल्स हो, चाहे वो मतलब छोटे कास्ट के लोग हो, बड़े कास्ट के लोग हो, इक्वली देखते हैं। मेरे हिसाब से मोदी जी अच्छा ही करते हैं। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया।